हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज फिर हम लोग कंस्टेंट मोशंस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ये V1 मास, ये जो मास m2 है, सॉरी, ये जो मास m2 है ये क्या हो रहा है, ये v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और ये जो मास m1 है ये क्या कर रहा है, v1 वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि v1 और v2, ये जो है v1 और v2 इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। इसके और इसके बीच में हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि ये जो v1 है और v2 है कैसे रिलेटेड है। तो इसको हम लोग जो है अभी देखिएगा चुटकी में एकदम सॉल्व करेंगे और बड़ा मज़ेदार तरीके से सॉल्व करें। तो इसके पीछे ट्रिक क्या काम करता है, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगाया जाता है, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, कांस्टेंट मोशन जो भी होता है ना, उसमें ये बड़ा सिंपल ट्रिक लगाना होता है। क्या ट्रिक लगाना होता है, जो जो टेंशन फोर्सेस बॉडी, अलग अलग बॉडीज़ को मूव करा रहे हैं कांस्टेंट सिस्टम में, उन पर सबसे पहले फोकस डालिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बॉडी m1 है और दूसरा बॉडी m2 है। तो हमको यह देखना है कि m1 और m2 को कौन सा टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में है वो मूव करा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि m2 को जो है स्ट्रिंग में ये T टेंशन फोर्स जो है ना, उसके वो क्या कर रहा है, इस पर लग रहा है ना। आप ये भी कह सकते हो कि इस पर लग रहा है, तो इस पे लग रहा है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि कौन कौन सा टेंशन फोर्स जो है बॉडीज़ पे लग रहा है, मूविंग बॉडीज़ पे लग रहा है, तो उसको निकालना। अब जैसे ये m1 है, यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये T टेंशन इसके ऊपर लग रहा है, ये मूव तो कर रहा है, तो मूव कर रहा है कहीं न कहीं इसमें टेंशन का कुछ न कुछ प्रभाव है। फिर यहाँ m2 भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें भी जो है टेंशन का कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो ये वाला जो टेंशन फोर्स है और ये वाला जो टेंशन फोर्स है जिसका बॉडी के मूवमेंट में प्रभाव है, इफेक्ट है, ये बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत काम की टेंशन फोर्स है। इस टेंशन फोर्स के मदद से जो है ना हम लोग ये v1 और v2 के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। देखिए कैसे। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है ना वर्क डन कैलकुलेट करना है। किसके द्वारा वर्क डन, इन रेस्पेक्टिव टेंशन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है। यानी एक टेंशन फोर्स ये लग रहा है यहाँ पर T टेंशन फोर्स, एक T टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है, और बॉडी ये मूव कर रहा है इस टेंशन फोर्स के प्रभाव में, और m2 मूव कर रहा है इस टेंशन फोर्स के प्रभाव में। तो हमको यह निकालना है कि ये वाला टेंशन फोर्स कितना वर्क कर रहा है और ये वाला टेंशन फोर्स कितना वर्क कर रहा है। हमको mg का कोई वर्क डन नहीं निकालना है कि mg फोर्स कितना वर्क कर रहा है, या फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा है, या कोई और तरह का फोर्स कितना वर्क कर रहा है। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट मेथड के केस में आपको फोकस उस टेंशन फोर्स पे बनाना है जो किसी न किसी खास बॉडी को मूव कराने में कुछ न कुछ उसका योगदान है। तो यहाँ देख रहे हैं m2 को मूव कराने में T का योगदान है और m1 को मूव कराने में ये वाला T का योगदान है। ठीक है, तो अब हम लोग इस दोनों T के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये टेंशन T जो है स्ट्रिंग में जो लग रहा है, ये m1 मास को जो ये प्रभाव डाल रहा है मूवमेंट पर, m1 के मूवमेंट पर ये वाला T जो प्रभाव डाल रहा है, तो समझिए, मान लीजिए कि ये T जो है ना कितना वर्क कर रहा है, W1 वर्क कर रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो ये W1 क्या होगा, ये होगा T इंटू V1 इंटू कॉस थीटा, है ना। यानी कि क्या होगा, ये T टेंशन जो इधर लग रहा है, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे V वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। बस इतनी सी बात को यहाँ लिख देना है। यही हो गया हमारा वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन हुआ, ये वाला टेंशन जो वर्क कर रहा है, ये जब मूव कर रहा है m1, तो ये वाला टेंशन इतना सा वर्क कर रहा है m1 पे। अब हमको निकालना है कि इस m2 मास पर ये वाला टेंशन कितना वर्क कर रहा है, यानी W2 निकालना है। तो ये W2 क्या होगा, ये होगा टेंशन T।
तो ये टेंशन टी किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये जो बॉडी ये है, ये जो मास m2 है, आप जो ये मास m2 देख रहे हो, ये किधर मूव कर रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर के तरफ। और इसकी जो वेलोसिटी m2 मास की, m2 मास पे टेंशन लग रहा है और ये m2 मास मूव किधर कर रहा है, नीचे के तरफ मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। तो v2 वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये टेंशन फोर्स जो है ये भी एक वेक्टर हो गया। लेकिन ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, तो वो एंगल है 180 डिग्री का। यानी दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये लिख दिया। टेंशन टी स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी v2 जो है नीचे के तरफ लग रहा है। दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। अब हम लोग आगे बढ़ते, कोई दिक्कत हो कमेंट करो। ठीक है, तो एक कॉस 180 डिग्री क्या होता है, वह तो -1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये जगह -t इंटू v2 है ना। क्लियर हो गया, यानी वर्क W2 क्या हो गया, -t इंटू v2 और W1, और ये जो W1 है ये क्या हो गया, ये हो गया t इंटू v1 इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है तो हम कह सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसी तरह से जो है मास जो मूव कर रहा है उसको पहले टारगेट पे लीजिए। उस मास पे जो टेंशन लग रहा है, जो भी टेंशन लग रहा है, सिर्फ टेंशन फोर्स पे ध्यान देना है। मूव करने वाले मासेस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है तो उस टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन निकाल लीजिए। जब ये वर्क डन निकल जाए, सभी टेंशन फोर्सेस जो अलग अलग मासेस को मूव करा रहे हैं उनके द्वारा किया गया वर्क डन इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लीजिए और फिर सभी वर्क डन को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये जो सम होगा ना सभी वर्क डन को जोड़ने पर ये हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होता है। ये जो पुल्ली स्ट्रिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है, कांस्टेंट सिस्टम वाला जो प्रॉब्लम होता है, इसमें स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता है। तो इनएक्सटेंसिबल होने के कारण ना तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा ना डिसिपेट करेगा, इसलिए वर्क डन जो होता है ना, इन सभी टेंशन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा, सम टोटल जो होगा वह जीरो होगा। ठीक है, ये कारण से जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं वर्क डन W1 जो है किसके द्वारा, टेंशन इंटू V1 इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये जो है, ये जो V1 है और ये जो टेंशन T है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और दोनों के बीच में जो ये थीटा है कॉस थीटा, ये हो गया W1। और W2 क्या हो गया, ये हो गया T इंटू V2 इंटू कॉस 180 डिग्री, है ना। ये दोनों है जो कि -t इंटू V2 निकला था, हम लोग अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं ये दोनों इक्वेशन को। तो मान लीजिए कि टोटल वर्क डन जो होता है वह डिफरेंट टेंशन फोर्सेस के द्वारा अलग अलग मासेस पे जो लग रहे हैं वह वर्क टोटल W टोटल है। और वर्क टोटल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। पुल्ली और ब्लॉक वाला ये जो प्रॉब्लम, स्ट्रिंग एंड पुल्ली प्रॉब्लम जो होता है, इसमें ये जीरो होता है हमेशा वर्क डन इसके द्वारा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसा होता है, इनएक्सटेंसिबल। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन जीरो होगा और वो क्या होगा, W1 प्लस W2, है ना। तो W1 तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, W2 भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये W1 और W2 को जोड़ेंगे ना तो हमको टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन फाइनली क्या होगा, ये होगा T इंटू V1 इंटू कॉस थीटा प्लस -T इंटू V2। अब ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं जीरो इक्वल टू T इंटू V1 इंटू कॉस थीटा प्लस -T इंटू V2। तो इसको फर्दर सॉल्व किए तो क्या हो गया, ये हो गया T इंटू V2 इंटू T इंटू V1 इंटू कॉस थीटा। इधर जो नेगेटिव है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको उठा करके इधर ले आए, LHS में ले आए, तो ये पॉजिटिव हो गया T इंटू V2, और ये तो पॉजिटिव था ही, ये RHS में ही रह गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल T और T को कटाएंगे, ये कट गया, ख़त्म हो गया। तो बच क्या गया, V2 इंटू V1 इंटू कॉस थीटा। अब आ गया रिलेशन, V2 और V1 के बीच में ये रिलेशन आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम आराम से कह सकते हैं कि V2 वेलोसिटी जो है किसका, मास M2 का, वह क्या है, वह कॉस थीटा टाइम्स ग्रेटर है देन V1 वेलोसिटी ऑफ मास M1। यानी M1 मास का जो ये जो V1 वेलोसिटी है ना, इसका कॉस थीटा टाइम्स है M2 मास का V2 वेलोसिटी। तो इस तरह से दोनों V1 और V2 के बीच में हमने इस्टेब्लिश कर लिया रिलेशन। सिर्फ किसको यूज़ करके, सिर्फ स्ट्रिंग में जो मूवेबल मास है उस पर जो टेंशन फोर्स लग रहे हैं, उस टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन कैलकुलेट हो रहा है वो सबको जोड़ने पर ज़ीरो होता है।
बस यही फंडा है, यही आत्मा है इस प्रॉब्लम की, कोर इसका कह लीजिए, सेंट्रल पॉइंट कह लीजिए। इसका इस्तेमाल हर कंस्टेंट मोशन में कीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए बगैर किसी सिर दर्द के। चलिए अब आता है कि हमें क्या निकालना है। एक देखिए ये सिस्टम, ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे एग्जाम में आया था। ये एक सिस्टम है, एक पुल्ली है, पॉइंट बी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं यू वेलोसिटी से, पॉइंट ए को भी यू वेलोसिटी से खींच रहे हैं। और क्या हो रहा है इसके बाद, ये जो मास एम है ना, लटक जो रहा है यहाँ, ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना। तो हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग में टेंशन जो है सेम हो जाएगा, सारा टेंशन सेम हो जाएगा, है ना। तो अब कह रहा है वी और यू के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा। ये जो वी है हमारा, ये जो वी है और यू कहाँ है हमारा, ये हमारा यू है। तो इसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने कहा जा रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि ये जो कंपोनेंट है टेंशन का, सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे। ये जो कंपोनेंट है टी टेंशन का अलोंग वर्टिकल, ये तो टेंशन इधर लग रहा है ना, इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल के अलोंग, इधर इधर ऐसे, तो ये वाला इधर वाला टी, इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। और इधर वाला जो टी है, इसका भी कंपोनेंट इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वो अभी टी कॉस थीटा होगा। यानी वर्टिकल के अलोंग क्या होगा, ये टी कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो होगा ये टी साइन थीटा होगा, इधर भी क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। तो दोनों क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स भी, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जब कोई दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का हो तो रिजल्टेंट क्या होता है उसका, ज़ीरो, कुछ नहीं, खत्म, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये क्या हो गया, लेकिन वर्टिकल के अलोंग क्या होगा, दोनों वेक्टर कंपोनेंट जो है ना सेम डायरेक्शन में, टी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर कंपोनेंट, तो जुड़ गया दोनों, ठीक है। तो यही चीज़ चल रहा है यहाँ पर। तो कंपोनेंट जो है टी टेंशन का वर्टिकल के अलोंग जो होगा वह क्या होगा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, है ना। ये हमारा कंपोनेंट है वर्टिकल के अलोंग प्लस माइनस, है ना, ये चीज़ है हमारा, सॉरी ये गलत यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे होगा नेट फोर्स इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वेशन अलोंग वर्टिकल, है ना, नेट फोर्स इक्वेशन अलोंग वर्टिकल बनाना होगा। तो ये क्या है, नेट फोर्स इक्वेशन है। ये टी कॉस थीटा किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाला टी कॉस थीटा किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये इसके पहले क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, नहीं लिखे हैं तो आप अपने से डाल लेना, यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर के तरफ माने हैं। और ये टी कॉस थीटा ये दोनों कंपोनेंट किधर लग रहा है, ऊपर के तरफ लग रहा है ना, ठीक है। और ये जो एफ है, ये जो एफ है यहाँ किसको माने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसका माने हैं, इस पॉइंट सी का बनाए हैं, ये पॉइंट सी है, इसका बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट सी क्या है, इस स्ट्रिंग का एक पॉइंट है, एक पॉइंट है पॉइंट सी, तो इसका बना रहे हैं अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री एफबीडी बनाएंगे तो इस पर क्या लग रहा है, एक तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है, एक तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है और नीचे के तरफ एफ फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे तीन फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है टी कॉस थीटा, इधर भी क्या लग रहा है टी कॉस थीटा, है ना, और नीचे के तरफ क्या लग रहा है, वो लग रहा है एफ वेक्टर, ठीक है। एफ क्या एक तरह का टेंशन वेक्टर है। ये टेंशन वेक्टर किस में लग रहा है, इस पॉइंट सी और इसके बीच में, एम मास के बीच में, ये स्ट्रिंग में लग रहा है ये टेंशन, एफ टेंशन, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा प्लस माइनस एफ क्यों दिए हैं, क्योंकि ये नीचे के तरफ लग रहा है इस पॉइंट सी पर, ठीक है। तो एम सी मास ऑफ पॉइंट सी, ये पॉइंट सी क्या है, ये पॉइंट सी जो है, ये जो है ये इसी स्ट्रिंग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो स्ट्रिंग तो मासलेस है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट सी भी मासलेस है, इसीलिए पॉइंट सी के जगह यहाँ पर मास के जगह ज़ीरो लिख दिए। ये हो गया पॉइंट सी का मास जो कि ज़ीरो है, इनटू ये हो गया एक्सेलरेशन सी का, जिस भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी। और टी कॉस थीटा लग रहा है
इसके ऊपर, ठीक ऊपर की तरफ, फिर एक और कंपोनेंट लग रहा है ऊपर की तरफ, और माइनस एफ लग रहा है इस पॉइंट सी पे ठीक नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किए तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस एफ, ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस एफ माइनस टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा। तो फर्दर क्या होगा, एफ इजिकल टू टी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा हो गया, दोनों जुड़ गया तो ये 2t कॉस थीटा हो गया। तो मान लीजिए कि वर्क डन बाय एफ टेंशन फोर्स, एफ टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है मास को मूव करने में, वह क्या है, WM है। ये जो मास m है इसको मूव कराने में एफ टेंशन फोर्स है ना के द्वारा जो वर्क हो रहा है, किसके द्वारा, ये जो एफ टेंशन फोर्स है इसके द्वारा जो वर्क हो रहा है। तो अगर हम m को मूव कराने का बात करें तो m का FBD बनाएंगे तो ये एफ टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के तरफ लगेगा, है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम पर अगर एफ टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देखें तो वो ऊपर की तरफ लग रहा है अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। तो हम WM जो है, यानी कि ये जो एफ टेंशन फोर्स जो वर्क कर रहा है m मास पर, वो मान लिए WM, और WM क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एफ टेंशन फोर्स इनटू वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी, इस मास m का वेलोसिटी। मास m का वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है, और m, ये जो m मास है इसका FBD बनाएंगे तो इसके ऊपर एफ टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर के तरफ लग रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर के तरफ और एफ टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ। तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया, 0 डिग्री एंगल। तो यही हुआ एफ इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री। इसको जब सॉल्व किए तो क्या निकला, हम लोग एफ जो अभी अभी निकाल चुके हैं, एफ का वैल्यू हम लोग अभी अभी क्या कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर कैलकुलेट लिए थे 2t कॉस थीटा, तो यहाँ f की जगह 2t कॉस थीटा लिख देंगे। फिर आ गया v वेलोसिटी, ब्लॉक m का v वेलोसिटी है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। दोनों वेक्टर f वेक्टर और v वेक्टर, यानी f टेंशन फोर्स और v वेलोसिटी जो मास m का, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये हो गया cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है, वह होता है 1। तो यहाँ क्या हो गया, 2t कॉस थीटा इंटू वी हो गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि वर्क डन जो होता है टेंशन फोर्स के द्वारा पॉइंट ए को मूव करने में, ये जो हमारा पॉइंट ए है इसको मूव करने में जो वर्क डन होता है टेंशन फोर्स के द्वारा पॉइंट ए को मूव करने में, वह क्या है, वह WA है। वह क्या है, वह WA है। और WA क्या होता है, WA होता है T इंटू यू इंटू कॉस 180 डिग्री। WA क्या होगा, यह होगा T इंटू यू, टेंशन इंटू यू, यू क्या हो गया, ये वेलोसिटी हुआ जो कि ये खींच रहा है नीचे की तरफ, है ना। ये पॉइंट ए है इसी स्ट्रिंग का, और ये पॉइंट बी है इसी स्ट्रिंग का, और इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं यू वेलोसिटी से, और ए पॉइंट को भी नीचे की तरफ खींच रहे हैं यू वेलोसिटी से, और इस ए पॉइंट पर टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये जो टेंशन है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है ए पॉइंट पर, ये जो ऊपर की तरफ ये जो टेंशन लग रहा है, और ये जो यू टेंशन नीचे, यू वेलोसिटी जो नीचे की तरफ है, तो टेंशन टी वेक्टर और यू वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों वर्टिकल, दोनों जो है एंटी पैरेलल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं टी इंटू यू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री क्या होता है, यह होता है -1, ये -1 होता है। तो हम t इंटू यू इंटू -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -t इंटू यू, यानी कि, और ये तो निकल गया वर्क डन जो किया जा रहा है इस पॉइंट ए पे, किसके द्वारा, टेंशन फोर्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट मोशन वाला प्रॉब्लम में ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है जिसके कारण कि पॉइंट्स मूव कर रहे हैं या मास मूव कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, हाँ, जैसे बहुत इसकी अहमियत हो जाती है ना। तो ये टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कितना वर्क होगा, और इसके द्वारा जो वर्क डन होगा ना, सभी टेंशन के द्वारा किया गया वर्क को जब जोड़ेंगे ना तो वो 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कह सकते हैं यहाँ पर WB क्या हो गया, ये हो गया T इंटू यू कॉस थीटा, यानी पॉइंट बी पे क्या लग रहा है, T इंटू यू इंटू कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -t इंटू यू। तो हम कह सकते हैं WM जो है इस मास का जो
मास पे जो ये F टेंशन फोर्स लग रहा है, F क्या, ये भी एक तरह का टेंशन फोर्स है, तो ये मास M पे जो F टेंशन फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है, तो वह हो रहा है 2t cos थीटा इंटू V हो रहा है। तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्सेज इन मूविंग पॉइंट ए पॉइंट बी एंड मास M विल बी जीरो बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ये स्ट्रिंग क्या है हमारा, इनएक्सटेंसिबल है। इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं हम लोग, इसी कंसेप्ट को बार बार यूज़ करते हैं कि जो भी टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होगा, सभी टेंशन के द्वारा वर्क डन जब हम लोग जोड़ेंगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वह ज़ीरो आता है ना, वह क्या आता है, वह ज़ीरो आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वर्क डन क्या हो गया, ए के द्वारा वर्क डन बाय पॉइंट, वर्क डन बाय टेंशन ऑन पॉइंट बी, वर्क डन बाय टेंशन ऑन पॉइंट ए, है ना, एंड वर्क डन ऑन मास एम। ये सभी वर्क डन्स को जब हम लोग जोड़ेंगे ना, तब हमको क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो वर्क डन बाय ऑन पॉइंट ए ये था, वर्क डन ऑन पॉइंट बी ये था, और वर्क डन ऑन पॉइंट एम ऑन मास एम ये था, सबको जोड़े ज़ीरो हुआ। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व इस स्टेप पर पहुंच गया। अब तो u इजकल टू वी कॉस थीटा हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं v इजकल टू यू बाय कॉस थीटा, सॉल्व हो गया, यानी v और u के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है ना, आराम से टेंशन पे फोकस कीजिएगा, हो जाएगा, दिमाग में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का भी ये वाला वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे, कुछ सीखे होंगे अच्छा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ बस अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल ही अपलोड होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।